इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि मिश्र धातुओं का आकार लगभग समान होता है। क्योंकि मिश्र धातुओं का आकार संक्रमण धातुओं का आकार, मिश्र धातु नहीं, मिश्र धातु हेडिंग है ना, इसके अंदर लिखना है क्योंकि संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, लगभग समान होता है। इसलिए इनके क्रिस्टल जालक में एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा आसानी से एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, अभी कल देखे थे ना हम लोग, प्रतिस्थापित हो जाता है। इसलिए संक्रमण धातुएं आपस में मिलकर बहुत सी मिश्र धातुएं बनाती हैं, जैसे पीतल हो गया, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। हो गया। इसी प्रकार कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। हो गया ना। नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। मिश्र धातुएं अपेक्षाकृत कठोर, उच्च गलनांक वाली
मिश्र धातुएं अपेक्षाकृत कठोर, उच्च गलनांक वाली तथा संक्षारण रोधी हो गया होती हैं। संक्षारण रोधी मतलब इनमें जल्दी संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, मिश्र धातुएं बनाई ही इसीलिए जाती हैं, उनमें जल्दी उनका संक्षारण जल्दी नहीं होता। जैसे लोहे का बर्तन अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें जल्दी जंग लग जाती है। संक्षारण मतलब जंग का लगना और उस बर्तन का धीरे धीरे खत्म होना। ठीक, तो अब अगर लोहे का बर्तन हम प्रयोग करते हैं तो उसमें जंग जल्दी लगेगी और उसी पे अगर हम थोड़ा सा कार्बन मतलब मान के चलो 2 या 3% कार्बन और 1 या 1.5% क्रोमियम अगर मिला दे तो हमें स्टील प्राप्त हो जाता है। और स्टील का बर्तन देखो कितने साल तक रख दो उसमें जंग नहीं लगता है। समझ गए? तो ये मिश्र धातु का ही कमाल होता है कि उसमें जंग नहीं लगती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मिश्र धातु बनाकर धातु के ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा दी जाती है जिसका वायु से क्रिया ही नहीं होती। जब वायु से क्रिया ही नहीं होगी तो उसका ऑक्साइड बनेगा ही नहीं, और जब ऑक्साइड नहीं बनेगा तो संक्षारण भी नहीं होगा। क्योंकि संक्षारण क्या है? संक्षारण तो इस बात संभवतः तुम लोग को पढ़ाया नहीं। संक्षारण क्या होता है तो जानते ही होगे कि किसी भी धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का बनना और धातु का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और ये प्रक्रिया होती कब है? नमी और वायु की उपस्थिति में। तो अगर वायु का संपर्क उस धातु से होगा ही नहीं, वायु की ऑक्सीजन से ही तो क्रिया करके कोई भी अपना ऑक्साइड बनाएगा। 3 चैप्टर में हम लोग ऑक्साइड पढ़े ना, ऑक्साइड की सामान्य परिभाषा क्या निकल के आई थी? किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक उसका ऑक्साइड कहलाता है। तो धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तभी तो ऑक्साइड बनाएंगी। अब ऐसा कर दिया जाए कि धातुओं का ऑक्सीजन से संपर्क ही ना हो, और जब धातु का ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होगा तो धातु अपना ऑक्साइड बनाएगी नहीं, और जब ऑक्साइड बनाएगी नहीं तो उसके जंग लगेगा नहीं, और जंग नहीं लगेगा तो संक्षारण होगा नहीं। ठीक है, इसलिए धातु में संक्षारण से बच जाती है। तो वही चीज मिश्र धातु में होता है कि मिश्र धातु क्या करती है? धातु की सतह पर दूसरी परत बना दी जाती है मिश्र धातु में, जिससे वो धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी नहीं। मान लो एक परत है इसके ऊपर दूसरी परत लगा दो, वायु आएगी तो यहीं पे रह जाएगी ना, इसके संपर्क में नहीं जा पाएगी। और जब उसके संपर्क में नहीं जाएगी तो कोई ऑक्साइड बनेगा नहीं, ऑक्साइड बनेगा नहीं तो उसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। और दूसरा कहा गया अपेक्षाकृत कठोर उच्च गलनांक वाली। जाहिर सी बात है 2 धातुओं को मिला देंगे तो उसके बाद गलनांक में तो बदलाव आना ही आना है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से बनाते हैं मिश्र धातु। अब जरूरी नहीं कि हमेशा गलनांक उसका अधिक ही हो जाए, कभी कभी कम भी हो जाता है। जैसा आवश्यकता होती है उस हिसाब से बना लेते हैं अपना। आगे लिखो एक हेडिंग और, अंतराकाशी यौगिक बनाना। अंतराकाशी यौगिक बनाना, इसी में हेडिंग है अगला नंबर, अंतराकाशी यौगिक बनाना। ये भी इनका विशिष्ट गुण है। अंतराकाशी यौगिक बनाना। हो गया ना? अब देखो नाम से ही स्पष्ट है अंतरा आकाश। ये अंतरा आकाश का मतलब कुछ होगा, अणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसी को अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। ठोस अवस्था में शायद पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना, अंतराकाशीय स्थान जो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्योंकि ठोस के अणुओं को व्यवस्थित करोगे तो तुम किसी भी प्रकार से व्यवस्थित कर लो, बीच में रिक्तियां अवश्य रहेंगी। रिक्तियों को हमने पढ़ा था, कुछ त्रिकोणीय होती है, कुछ चतुष्फलकीय होती है, कुछ अष्टफलकीय होती है। तीनों रिक्तियां पढ़े थे हम लोग। तो कुछ भी कर लो, रिक्तियां तो रहने वाली ही है। अभी इसी के कारण तो हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा अभी पीछे, अक्रिय गैस में क्या पढ़े थे? क्लैथरेट पढ़े थे ना, उसमें भी तो अंतराकाशीय स्थान में ही अक्रिय गैसें फंस रही थी। तो वही चीज इनके साथ है। क्लैथरेट ही समझ लो अंतराकाशीय यौगिक है। जैसे क्लैथरेट है उसी प्रकार से अंतराकाशीय यौगिक है। अब क्लैथरेट में जो था कार्बनिक या अकार्बनिक कोई भी यौगिक ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंतराकाशीय यौगिक में हमें
संक्रमण धातु लेना, अर्थात मेजबान कौन रहेगा, संक्रमण धातु, और मेहमान कौन रहेगा, वहां पे मेहमान की अक्रिय गैस है, यहाँ पे मेहमान कौन रहेगा, छोटे अधातु परमाणु। क्योंकि अंतराकाशी यौगिक, यौगिक में अगर हमारे पास धातु है तो धातु किससे जुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, धातु में धनायन बनाती है ना, और वो जुड़ेंगी किससे, ऋणायन से, अर्थात अधातु से। धातु के जुड़ने की प्रवृत्ति किससे होती है, अधातु से होती है। इसलिए संक्रमण धातुओं के अंतराकाशी यौगिक किसके साथ बनते हैं, छोटे अधातुओं के साथ बनते हैं। बड़े के साथ क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि बड़ा है तो उसके रिक्त स्थान में प्रवेश कर पाएगा क्या, नहीं प्रवेश कर पाएगा। छोटा है तभी उसके रिक्त स्थान में प्रवेश करेगा जालक में, और तभी हमारा कौन सा यौगिक बनेगा, अंतराकाशी यौगिक। नाम से ही स्पष्ट है, उसके अंतरा आकाश में जाना होगा, बाहर परमाणु से नहीं जुड़ना है उसे, उसके खाली स्थान में जाना है। खाली स्थान में तभी जाएगा जब छोटा होगा। तो इसीलिए छोटे अधातु परमाणु के साथ ये जुड़ते हैं और कैसा यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अब सोचो, अंतराकाश में इनके जाएंगे तो क्या इनकी संयोजकता के अनुसार जुड़ेंगे, नहीं, जो खाली स्थान है उसी के अनुसार जाके प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे हमने मान लो पढ़ा Fe का Cl के साथ FeCl3 पढ़ा ना, ये FeCl2 पढ़ा, FeCl3 पढ़ा, AlCl3 पढ़ा, पढ़ेगी नहीं पढ़े, इन सबका फिक्स फॉर्मूला होता है। हम संयोजकता के नियम के अनुसार इनकी व्याख्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अंतराकाशी यौगिक में देखो फॉर्मूला कैसे हो रहा है, ये एक फॉर्मूला है PiH1.4, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कोई संयोजकता के अनुसार है, नहीं है। उसके अंतराकाशी स्थान में जो परमाणु प्रवेश किए उसके आधार पर इसकी फॉर्मूले को विकसित किया गया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर एक परमाणु प्रवेश कर गया तो एक संक्रमण धातु के परमाणु को इसका कितना भाग मिल रहा है उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला बना देंगे। यहाँ पे कोई संयोजकता के नियम का फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखे रहना। तो कहां तक लिखे अभी, हेडिंग लिखे हो, तो इसके अंदर लिखो चूंकि जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में हो गया छोटे अधातु परमाणु, छोटे अधातु परमाणु, छोटे अधातु परमाणु जैसे वो पीछे ले जाओ, पीछे इधर, क्या लिखे, छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आदि, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन आदि। हो गया, बोरॉन आदि, कोष्ठक बंद, जैसे के बाद कोष्ठक में लिख लेना। हो गया, छोटे अधातु परमाणु हो गया ना, प्रवेश कर जाते हैं तो, प्रवेश कर जाते हैं तो, प्रवेश कर जाते हैं तो अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनते हैं, तो अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनते हैं, अनिश्चित अनुपात के यौगिक बनते हैं।
हो गया। जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं, हो गया। आगे लिखना सिंगल इंडिकेट पॉइंट। अंतराकाशी यौगिकों में धातु तथा अधातु परमाणु के बीच, अंतराकाशी यौगिकों में धातु तथा अधातु परमाणुओं के बीच कोई निश्चित रासायनिक बंध नहीं होता है। कोई निश्चित रासायनिक बंध नहीं होता है। हो गया ना। अतः इन यौगिकों में अधातु परमाणु की उपस्थिति से, अतः इन यौगिकों में अधातु परमाणु की उपस्थिति से संक्रमण धातु के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संक्रमण धातु के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया। परंतु भौतिक गुण जैसे गलनांक, तन्यता, हो गया, आघातवर्धनीयता, हो गया, बढ़ जाती है या बदल जाते हैं, लिख सकते हो। हो गया ना। तो अभी देखो रासायनिक गुण में बदलाव कब आता है? जब रासायनिक यौगिक बनता है। अब यहाँ पे एक प्रकार से समझ लो रासायनिक यौगिक कब बनता है? जब कोई रासायनिक बंध बनता है। जब रासायनिक बंध बना ही नहीं तो काहे का रासायनिक यौगिक, और जब रासायनिक यौगिक बना नहीं तो काहे के लिए गुण में परिवर्तन होगा? सोचने वाली बात है। अगर तुम्हारे पास कोई पदार्थ है उसका रासायनिक गुण में परिवर्तन तभी होगा जब वो कोई रासायनिक बंध बनाएगा। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात की जाती है, रासायनिक गुण में उसके रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अवस्था की बात की जाती है। और जब रासायनिक अवस्था की बात करते हो तो रासायनिक बंध की बात की जाती है, रासायनिक यौगिक की बात की जाती है। याद रखे रहना, जब भी तुम किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण की बात करते हो तो हमेशा उसकी संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, उसके रासायनिक बंधों की बात की जाती है, और भौतिक गुण में इनकी बात नहीं की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई रासायनिक बंध बना ही नहीं है। जब कोई रासायनिक बंध नहीं बनेगा तो रासायनिक गुण में परिवर्तन की कोई चर्चा ही नहीं होगी। समझ गए? ये चीज को ध्यान देना है। तुमने रासायनिक यौगिक की परिभाषा क्या पढ़ी है? रासायनिक यौगिक की परिभाषा पढ़े होगे ना, 7-8 में ही पढ़े होगे, चाहे 9-10 में भी पढ़े होगे। रासायनिक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, और यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से अलग होते हैं। पढ़े हो ना?
यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से अलग होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे FeCl2 की बात करें तो यहाँ पे जो FeCl2 के गुण होंगे वो Fe और Cl2 से अलग गुण दिखाएंगे, तभी तो यौगिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ये TiH 1.4 बना हुआ है तो इसमें अगर गुण की चर्चा की जाएगी तो इसमें Ti का गुण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई रासायनिक बंध ही नहीं बना है। टाइटेनियम जिससे क्रिया करना चाहता था अकेले रहने पे क्रिया करता, हाइड्रोजन के बीच में प्रवेश करने के बाद ही उससे क्रिया कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में घुसने से उसकी संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संयोजकता का अर्थ कितना वो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है चाहे त्याग कर रहा है, और साझे या त्याग से रासायनिक बंध बन जाता है। तो यहाँ पे जब उसने साझा या त्याग ही नहीं किया तो रासायनिक बंध बना ही नहीं, तो उसका उतना बचा हुआ है ना जितना ये साझा या त्याग करना चाहता है। कोई अलग से आएगा तो उसको जोड़ देगा अपने में, जोड़ सकता है नहीं जोड़ सकता है। तो ये चीज को ध्यान देना, अंतराकाशी यौगिक बनने से कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है, इसलिए इनके रासायनिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि हमने रासायनिक यौगिक की परिभाषा भी तुरंत बताया तुमको कि रासायनिक यौगिक में रासायनिक बंध बनता है और जो यौगिक के गुण होते हैं उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये कोई रासायनिक यौगिक होता तो इसका जो गुण होता टाइटेनियम से अलग होना चाहिए। लेकिन इसमें हमने बताया क्या कि छोटे आधार परमाणु के प्रवेश करने से इसके रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना? इसका मतलब कोई रासायनिक यौगिक यहाँ पे नहीं बना हुआ है। नाम है अंतराकाशी यौगिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल गए इसलिए यौगिक नाम दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये कोई रासायनिक यौगिक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं मिश्र धातु कह देंगे, लेकिन वहां पे मिश्र धातु की जब हम चर्चा करते हैं तो साधारण रूप से हम समांगी मिश्रण की चर्चा करते हैं, लेकिन कल ही हमने बता दिया था कि सभी मिश्र धातुएं समांगी नहीं होती हैं। ठीक है ना? सभी मिश्र धातुएं समांगी नहीं होती हैं, इसलिए इनको कह सकते हो, मिश्र धातु कह सकते हो तो। ठीक है? लेकिन एक चीज को ध्यान दो, इनमें कौन सा छोटा जाएगा ही नहीं, मतलब संक्रमण धातुओं से छोटा कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि संक्रमण धातु से पहले तुम्हारी क्षार धातु है, क्षारी मृदा धातु है, और दोनों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि इधर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है ना, और इनके परमाणु आकार जो होते हैं इतने ज्यादा छोटे होते नहीं, तो सेम आकार के होते हैं, तो इतना ज्यादा छोटा नहीं होता कि कोई किसी के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है। हाँ, अगर चला गया तो कह सकते हो, लेकिन जाने की कोई संभावना है ही नहीं। अब सोच लो, अभी इसके बीच इतना छोटा स्थान है और बाकी जब दूसरा परमाणु आ रहा तो वो भी तो कम से कम इतना बड़ा तो है ही, बाकी तो क्षार धातुएं इनसे भी बड़ी बड़ी है, तो वो इनके अंतराकाशीय स्थान में कभी प्रवेश ही नहीं करेंगी, और इनके आकार जो है लगभग समान रहते हैं। हमने पढ़ लिया था, कारण सहित पढ़ा था। और जब इनके आकार समान रहेंगे तो कोई किसी के अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश करेगा नहीं। हाँ, किसी को हटा के वहां पे जा सकते हैं, इनको हटा दो, यहाँ पे कोई दूसरा लगा दो, तब ये मिश्र धातु बन जाती है। ठीक है? कौन सा मिश्र धातु? नहीं, मिश्र धातु की संयोजकता नियम के आधार पर नहीं होती है। नहीं, अणु नहीं होते हैं, ये परमाणु होते हैं। धातुएं परमाणु होती है और इनमें धात्विक बंध होता है। धात्विक बंध भी कोई रासायनिक बंध नहीं है, याद रखे रहना। धात्विक बंध भी कोई रासायनिक आदान प्रदान से नहीं बना हुआ है। जो इनके धातुओं के इलेक्ट्रॉन निकल के बीच में घूमते हैं उन्हीं के कारण एक बंध बन जाता है, मतलब एक आकर्षण बल लग जाता है, और आकर्षण बल के कारण पास पास बंधे होते हैं, बस कोई रासायनिक बंध नहीं होता है। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान देना। इनके बीच धात्विक बंध होता है। धात्विक बंध काम कैसे करता है? क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है ना, और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना धनायन बना लेती है। अब सोचने वाली बात है, ये भी सोचो कि इतने धनायन कैसे एक पास रह लेते हैं। धनायन में तो प्रतिकर्षण होता है ना, तो कैसे एक पास रह रहे हैं? ये जो तुम्हारा तार है ना, इसकी व्यवस्था इसी प्रकार से है। ये सारे के सारे धनायन है। ये तार किससे बना हुआ है? धातु से बना हुआ है ना। कॉपर का होगा चाहे एल्यूमिनियम का होगा, धनायन बनाए नहीं बना, कैसे एक पास रह रहे हैं? ये तो तार को भाग जाना चाहिए निकल के इधर उधर। इतने धनायन क्यों रह रहे हैं? धात्विक बंध के कारण। अब वो धात्विक बंध बना कैसे है? क्योंकि ये धनायन क्यों बनाई हुई है?
इलेक्ट्रॉन त्यागी है तभी तो धनायन बनाई है ना। तो क्या इनका इलेक्ट्रॉन निकल के भाग क्या होगा? निकल के हवा में थोड़ी उड़ रहा है इलेक्ट्रॉन इधर उधर। इनके बीच के खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये देख रहे हो, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन जाता है, समझ गए? इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन समझ लो एक प्रकार से नाभिक या धनावेश। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ये कैसा है? धनावेशित। तो ऋणावेश और धनावेश के बीच एक आकर्षण बल काम करने लगता है, जिससे ये यहीं पे रुके रहते हैं, कहीं भागते नहीं है। और यही इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ते रहते हैं हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, कभी रुकता नहीं है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हाँ अंतराकाशीय स्थान में ही इनके चारों ओर चक्कर लगाएंगे घूम घूम के वहीं पे। और जैसे ही हम लोग किनारे से कोई ऊर्जा देते हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में चलने लगते हैं और धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं लाइट आ गई, समझ गए? वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन न रहे, मुक्त इलेक्ट्रॉन न रहे, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए अधातुओं के बारे में कहा जाता है कि अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। तो अधातु में विद्युत की कुचालक क्यों होती है? क्योंकि उनके खाली स्थान में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है ना, वो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। ऊर्जा देने के बाद इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं तो धारा का प्रवाह होगा नहीं। धारा का प्रवाह होगा नहीं तो लाइट कहां से आएगी? कहते हैं विद्युत का कुचालक है ये, समझ गए? जबकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस तरह से घूमते रहते हैं हमेशा, तभी तो धात्विक बंध बना है और ये धातु अस्थायी है। उसके बाद जैसे ही इधर से ऊर्जा दिए हम, अब जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे दोगे तो सीधी रेखा में चलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसा हमने पहले पाठ में समझा था। अब जब ये सीधी रेखा में चलना प्रारंभ कर दिए तो धारा का प्रवाह शुरू हो गया, ठीक है? इसीलिए धातु में विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, और अधातु में विद्युत की कुचालक होती है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण। चलो हो गया, इधर खत्म। अब शुरू करो हेडिंग। लैंथेनाइड यौगिक तो पढ़ना नहीं दोनों। लैंथेनाइड क्या शुरू करोगे? हेडिंग पहले लिख लो, एफ ब्लॉक के तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। मतलब इसमें डी तथा एफ ब्लॉक दोनों पढ़ना था ना हमको, तो डी ब्लॉक खत्म हो गया। इसके 4-5 प्रमुख गुण याद कर लेना जो खुद के इनके हैं, विशिष्ट गुण, क्योंकि वही तुमसे पूछा जाएगा। और मुख्य वाला याद भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा हो गया एक रंगीन आयन बनाना, उसके बाद तुम्हारा एक हो गया जटिल यौगिक बनाना, एक हो गया अंतराकाशीय यौगिक बनाना, और एक हो गया मिश्र धातु बनाना। हो गया ना? 4 गुण तो साधारण हो गए, और इनके खुद के विशिष्ट गुण है, क्योंकि कोई और मिश्र धातु बनाता नहीं है, कोई और अंतराकाशीय यौगिक बनाता नहीं है, कोई और तुम्हारा रंगीन आयन बनाता नहीं है, और उसके बाद कोई और तुम्हारा ये कौन सा वाला जटिल यौगिक, कोई और जटिल यौगिक बनाता नहीं है, ठीक है ना? वो इनके ही विशिष्ट गुण है, इसलिए इनको लिख सकते हो आसानी से, हो जाएगा। सबसे स्टार लगवाया गया। विस्तार नहीं करना होता है, विस्तार नहीं करना होता, बस तुमसे पूछा जाएगा कि संक्रमण धातुओं के 4 विशिष्ट गुण लिखो। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम विस्तार करके लिखना चाहते हो कि हेडिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देना चाहते हो, समझ गए? ये चीज को ध्यान देना, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम जल्दी करना चाहते हो, देर से करना चाहते हो। देगा तुमको 2 नंबर ही, वो 2 नंबर ज्यादा तो देगा नहीं, क्या जैसा भी कर लो तुम, ठीक है? तो अच्छे से उसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है। बार बार बता रहे हैं क्योंकि यौगिक हटा दिया है दोनों, KMnO4 और K2Cr2O7 हटा दिया है, नहीं तो उन दोनों से 2 अभिक्रिया फिक्स रहती थी। अब 2 अभिक्रिया वहां से अगर हटेगी तो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर तुम्हारा इधर जाएगा, चाहे लैंथेनाइड में आएगा। तो लैंथेनाइड का खुद का, तो लैंथेनाइड संकुचन हर बार पूछा जाता है, लैंथेनाइड से खुद का एक सवाल बनता है, लैंथेनाइड संकुचन, तो वो तो हर बार का सवाल है, तो वो तो अपना 1 नंबर लेगा ही। लेकिन बाकी के जो 2 नंबर बच रहे हैं वो इधर इधर हो जाएंगे, ठीक है? मान के चलो इसी संक्रमण धातु के विशिष्ट गुण में जाने वाला है, और तुमसे पूछा जा सकता है विशिष्ट गुण, इसीलिए याद रख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, लिखो हेडिंग। चलो लिखो, एफ ब्लॉक के तत्व, कोष्ठक में लिख देना
अंतः संक्रमण तत्व। तो इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा गया, इसका हम लोग चर्चा पहले ही कर लिए। डी ब्लॉक वाले को संक्रमण क्यों कहा गया था, संक्रमण क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्हें यस और पी के बीच रखा गया था ना, और ये यस और पी के बीच संक्रमण अवस्था का कार्य करते हैं, इसलिए उनको संक्रमण तत्व कहा गया। तो इनको अंतः संक्रमण क्यों कहा जाएगा, इन्हें संक्रमण तत्व के ही अंदर रखा गया है ना, इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जब उसमें 6वां आवर्त और 7वां आवर्त का पढ़ रहे थे, मतलब 5D और 6D थ्रेड। तो 5D में हमने कहा 57 के बाद 72 से 80, मतलब 58 से 71 कहाँ गया था, वही अब ब्लॉक गया था। और उसके बाद उधर 89 के बाद तुम्हारा गया था, कहां से गया, 104 से 112, मतलब 90 से 103 कहाँ गया था, यही यह ब्लॉक में गया। ठीक है, तो ये यह ब्लॉक के तत्व किस आवर्त में है, 6वें आवर्त और 7वें आवर्त में है, लेकिन वहां पे पर्याप्त जगह न होने के कारण इनको आवर्त सारणी के नीचे अलग श्रेणी के रूप में रखा गया। ठीक है ना, तो लिखो, कहां तक लिखे इसमें, हाँ हेडिंग लिख लियो ना, इसके अंदर लिखो दीर्घाकार आवर्त सारणी में वे तत्व, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वे तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी में वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हो गया ना, बाह्य कोश से दो अंदर वाले कोश के, बाह्य कोश से दो अंदर वाले कोश के, क्योंकि यफ ब्लॉक है तो यफ कोश में ही प्रवेश करना है इसको, बस अंतर ये दो अंदर वाले में प्रवेश करेगा। तो क्या लिखे, दो अंदर वाले कोश के एफ उपकोश अर्थात क्या होगा जी, दो अंदर वाले का प्रदर्शन कैसे होता है, n-2 से ना, और उसके बाद यफ है तो n-2f अर्थात n-2f में प्रवेश करता है यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, यफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। हो गया ना, आगे लिखेंगे, नीचे काली पेन से लिखना। अब तक ज्ञात तत्वों में यफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं, अब तक ज्ञात तत्वों में यफ ब्लॉक की दो श्रेणियां हैं। पहला नंबर 4F श्रेणी या लैंथेनाइड, 4F श्रेणी या लैंथेनाइड हो गया, 4F श्रेणी या लैंथेनाइड, इसके अंदर लिख लो। इसके अंदर इस श्रेणी में हो गया लैंथेनम 57 से आगे, लैंथेनम कोष्टक में लिख देना 57,
ये तो डी ब्लॉक का है ना। लैंथेनम 57 से आगे के 14 तत्वों हो गया ना, 14 तत्वों, कोष्ठक में लिख देना Ce58 से Lu71, Ce58 से Lu71 हो गया, कोष्ठक बंद। तक के तत्वों को रखा गया है, तक के तत्वों को रखा गया है। हो गया ना। तो लैंथेनाइड में कहां से कहां तक है? 58 से 71। 58 है सीई सीरियम और 71 है Lu ल्यूटेटियम। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का नाम परमाणु क्रमांक याद रखो, बाकी का नाम परमाणु क्रमांक जानने की जरूरत नहीं है। अगला लिखो, दूसरा नंबर 5F श्रेणी, 5F श्रेणी या एक्टिनाइड, 5F श्रेणी या एक्टिनाइड। फाइव एफ श्रेणी या एक्टिनाइड हो गया। तो लिखो इसमें लिखेंगे, इसके अंदर इसमें एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89 से आगे के 14 तत्वों, से आगे के 14 तत्वों, कोष्ठक में TH90 से LR103 को रखा गया है। कोष्ठक बंद करने के बाद को रखा गया है। TH थोरियम है, LR लॉरेंसियम है। भारत में थोरियम का अच्छा खासा भंडार पाया जाता है, लेकिन अभी तक हम लोग उसका उपयोग नहीं खोज पाए हैं। इससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलती है, अच्छी खासी नाभिकीय ऊर्जा निकलती है, लेकिन अभी इसका उपयोग हम लोग ज्यादा कर नहीं पाए हैं। हो गया जी, चलो अब नीचे हेडिंग लिख लो, लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या तथा, एक मिनट, एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो, इंडिकेट पॉइंट। अब इस पे आते हैं। इंडिकेट पॉइंट में लिखो, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में हो गया, क्या लिखे? दीर्घाकार आवर्त सारणी में हो गया। F ब्लॉक तत्वों को, F ब्लॉक तत्वों को
F ब्लॉक तत्वों को आवर्त संख्या 6 तथा 7, आवर्त संख्या 6 तथा 7 के वर्ग 3 में संक्रमण धातुओं के भीतर रखा गया है। आवर्त संख्या 6 तथा 7 के वर्ग 3 में संक्रमण धातुओं के भीतर रखा गया है। इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। बस अब लिखो, नीचे हेडिंग लिखना, लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइडों की परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन। हो गया ना? अब देखो, कल जब हम पढ़ रहे थे संक्रमण तत्वों में, तो वहां पे हमने देखा कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, भीतरी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा था ना? और भीतरी इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन थे उस पर नाभिक उतना ज्यादा बल नहीं लगा पा रहा था, इसलिए परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो गई थी। तो ऐसा इनके साथ भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन भीतरी कोश में ही बढ़ रहा है, 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये 6वें और 7वें आवर्त में रखे गए। तो लैंथेनाइड की बात करें तो उसका बाहरी कोश 6वां आवर्त होगा और उसके एक अंदर 5वां और उसके एक अंदर 4था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो? तो एक हिसाब से इसमें भी तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन एक बात सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बाहरी कोश से ज्यादा दूर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो क्या बाहरी कोश पर इससे ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएंगे कि कम लगाएंगे? सोचो, 5वें आवर्त में एक बार इलेक्ट्रॉन, 5वें कोश में एक बार इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ और 4थे कोश में एक बार इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, बाहरी कोश को ज्यादा कौन प्रतिकर्षित करेगा? आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण घटता जाता है, समझ गए? तो अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूरी ज्यादा है कि कम है? कम है ना? तो ये वाला ज्यादा परिरक्षण प्रभाव लगाएगा और ये वाला कम परिरक्षण प्रभाव लगाएगा, समझ गए? इसलिए क्या होता है कि जब लैंथेनाइडों में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो हमारे नियम के अनुसार परिरक्षण प्रभाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जिससे परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, परंतु साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है जिससे त्रिज्या घटनी चाहिए। तो इन दोनों के बैलेंस से ऐसा हो जाना चाहिए कि त्रिज्या में न वृद्धि हो न ही कमी हो, जैसा संक्रमण धातु में हुआ था। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इनकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। अब क्यों घटी? क्योंकि इनमें परिरक्षण प्रभाव उतना ज्यादा नहीं लग पाता है जितना डी उपकोष में लग रहा था। एफ उपकोष का परिरक्षण प्रभाव डी उपकोष की अपेक्षा कम होता है,
इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक बढ़ जाता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ पाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसी कारण से परमाणु त्रिज्या घटती जा रही है, अर्थात परमाणु संकुचित होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे त्रिज्या घटेगी तो कहेंगे ना संकुचित होता जा रहा है। संकुचित होना मतलब सिकुड़ना। तो परमाणु धीरे धीरे क्या होता जाता है, संकुचित होता जाता है। इसी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। अब सोचो कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो त्रिज्या तो घटनी चाहिए, तो नियम है हमारा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, लेकिन तनिक एक बात सोचो, इनको किसी आवर्त में नहीं रखा गया है, इनको तीसरे वर्ग के एक ही डिब्बे में रखा गया है। और एक ही डिब्बे में जब रखा गया है तो इनकी परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन काहे का होगा। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन तो तब होना चाहिए कि जब तुम आवर्त में आगे बढ़ो ना। जब आगे बढ़े ही नहीं तो परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन क्यों होगा, होगा क्या, नहीं। लेकिन फिर भी इनमें होता है, और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्योंकि ऐसी प्रक्रिया लैंथेनाइड में हो रही है ना, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया एक्टिनाइड में होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिनाइड संकुचन। को इस बार तो एक्टिनाइड हटा दिया है, इसलिए उसकी कोई संभावना ही नहीं है। लैंथेनाइड संकुचन फिक्स से पूछा जाएगा, याद रखे रहना, इसलिए इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। तो लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या हुआ, जो यफ कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए उनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, प्रबल नहीं होता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से खींचेंगे, और जब तेजी से खींचेंगे तो बाहरी कोश अंदर की ओर आएगा ना। जितना अंदर आता जाएगा त्रिज्या उतनी छोटी होती जाएगी, बाहर भागता तो बड़ी होती। हो गया, बाहर कब भागता, जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ता। लेकिन यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। कौन बढ़ जाता है ज्यादा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अंदर खींच जाते हैं और त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो कारण क्या है, यफ कोश के इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका कारण। ठीक, तो लिख सकते हो इसमें, जाने दो, कल लिख लेंगे लैंथेनाइड संकुचन, और अगला चैप्टर भी कल ही शुरू होगा। बस लैंथेनाइड संकुचन बताएंगे और इसका प्रभाव क्या होता है लैंथेनाइड संकुचन से, इनके गुणों में क्या परिवर्तन आता है इसको, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे।